Workstation is a terminal or desktop computer in a network. In this context, workstation is just a generic term for a user's machine in contrast to server और mainframe. तो workstation क्या है? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है नेटवर्क में, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह रखा हुआ है, और वो एक कंप्यूटर अगर कोई नेटवर्क में रखा हुआ है और वो नेटवर्क से कुछ डेटा, मतलब दूसरे यूजर के साथ डेटा शेयर कर रहा है, वहां से कुछ डेटा ले रहा है, तो उस पर स्पेसिफिक डेस्कटॉप कंप्यूटर को उस नेटवर्क में एक वर्कस्टेशन बोलेंगे. तो वर्कस्टेशन मतलब मान लो एक नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स अपने कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए. तो ऐसे नेटवर्क में जहाँ पे हजारों डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर एक साथ है, जहाँ पे डेटा शेयर किया जा सकता है नेटवर्क के अंदर, उसमें से एक कंप्यूटर को हम लोग वर्कस्टेशन बोलेंगे. तो दिस इज हाउ व्हाट डू मीन बाय वर्कस्टेशन. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. उस पहला है, हमने देखा था एबाकस, जो कि 1000 बीसी एंड 500 बीसी में इन्वेंट किया गया था. जॉन सेकंड है जॉन नेपियर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस 1550 टू 1617. तो इसमें स्लाइड रूल यूज होता था, जो कोसाइन कॉस टेंजेंट जो तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा, ये सब कैलकुलेट होता था. दूसरा है ब्लेस पास्कल कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो कि एट द एज 19 पास्कलिन नाम का एक डिवाइस बनाया गया था. उसके बाद 1646 टू 1716 में पॉलीमथ लिबनीज कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक यूज होता था, जैसे और एंड नॉट, ये सब लॉजिक यूज होता था. एरिथमेटिक विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, एरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म होता था बाइनरी नंबर कोडिंग के यूज करके. लिबनीज कैलकुलेटिंग डिवाइस 1646 टू 1716 में. देन another calculating device 1752 to 1834 में, controlled by recorded patterns of holes and string of cards allows, which are now known as the Jacquard weaving of intricate patterns. तो ये लोग string of कार्ड्स या फिर ऐसे कुछ सामान यूज करके एक कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज किए थे 1752 टू 1834. तो ये आप लोग जो अगर एग्जाम में आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स आपको मेंशन करना पड़ेगा विथ ईयर एंड नेम. Charles Xavier calculating device. So Charles Xavier calculating device is 1785 to 1870. Then 1791 Charles Babbage calculating device. It is a thinking machine. Came in the 1830s when British mathematician Charles Babbage invented that he called analytical engine. तो एक analytical engine बनाया था, जो कि कोई भी ऑपरेशन को एनालिटिक, मतलब उसको कैसे बेटर परफॉर्म किया जाए वो एनालिसिस करता था और अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता था. तो उसका जो मशीन है उस वो मतलब बेसिक, सबसे बेसिक मशीन को बोला जाता था और उसको थिंकिंग मशीन भी बोला जाता था. इसीलिए चार्ल्स बेबेज जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है. 1791 टू 1871. उसके बाद इनियाक हो गया 1943 टू 1947. वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया यूएस आर्मी के लिए, जो प्रेसर सेकर्ड और जॉन मैकेनली के लिए बनाया 1943 टू 1946. उसके बाद एनवेक है 1946 टू 1952, जो कि उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. तो उन्होंने ये मशीन बनाया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1946 टू 1952. उसके बाद आया एडसेक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करते थे, एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, अलग अलग नाम और थोड़ा बहुत बेसिक चेंजेस के साथ. वो कब डिजाइन हुआ, 1946 से 1952 तक चला वो. तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अर्ली पीरियड में 1000 बीसी से 1940 में टेक्नोलॉजी क्या है, मेनी एज प्रीवियस डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स. मतलब प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन 1942-55 क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब. सेकंड जनरेशन 1955 टू 1966-64 ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ, जो कि चिप हम लोग बोलते हैं. थर्ड जनरेशन 1964 टू 1975 आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फोर्थ जनरेशन जो है वो 1975 में यूज हुआ था, माइक्रोप्रोसेसर और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ. और फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1980 में यूज हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके. तो ये इसके जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था 1980 में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, स्पीड, ये बेसिक है, आप सर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. यस.
सर लार्ज स्केल क्या इंटीग्रेशन क्या होता है? कहाँ पे आपको दिखाई दिया? सर 4th जनरेशन में। माइक्रोप्रोसेसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो माइक्रोप्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि अपने कंप्यूटर के जो सीपीयू रहता है उसके अंदर मदरबोर्ड में लगता है। तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये चिप्स हैं, एक टाइप का चिप्स होता है वो जैसे तुम लोग पढ़ोगे 8085 8086 माइक्रो कंट्रोलर, जिसे अभी नाम सुनते हो पेंटियम। सो दीज आर ऑल डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स। उनके कैपेसिटी, उनके स्टोरेज डिवाइसेस, उनका ऑपरेशन कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो ये सब चिप्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि बहुत सारे कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन बहुत फास्ट प्रोसेस करने में हेल्प करता है। सो दीज आर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है। तो सर इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्यों बोला गया? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला गया इसलिए क्योंकि उसका बहुत सारा मतलब जब उसको बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर रखा गया एक मदरबोर्ड में या फिर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे चिप्स रखे गए, तो उसको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने का जरूरत है। क्योंकि एक चिप रखा गया दूसरे चिप के साथ कैलकुलेशन कैसे कम्युनिकेट करेगा, डिवाइसेस कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये लार्ज स्केल में इंटीग्रेट हुआ। पहले के जितने भी तुम देखोगे थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर ट्रांजिस्टर्स, ये सब छोटे छोटे यूज हुआ था, स्मॉल डिवाइस। लेकिन जितना जितना आगे बढ़ता गया उतना ऑपरेशन का जरूरत भी ज्यादा बढ़ता गया क्योंकि लोगों का डिमांड भी बढ़ता गया। जैसे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर ऐसे चिप्स रखा गया, जैसे आईसीस देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये सारे बहुत सारे चिप्स एक साथ एक ही बोर्ड में रखा गया। और ये लोग मतलब ये जो सारे चिप्स है वो प्लांट किया गया मदरबोर्ड में, और जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और डेटा ट्रांसफर और ऑपरेशन कर पाए एक साथ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी तरीके से इंटीग्रेट करे किया गया, ताकि क्योंकि लोगों का कैलकुलेटिंग, जैसे अभी के जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें ऑपरेशंस जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स ज्यादा होते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, तो इसमें ऑपरेशंस बहुत ज्यादा चाहिए पहले के जनरेशन में। तो उसके ऑब्वियसली उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे उस कंपोनेंट्स भी ज्यादा रहेंगे और उस कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना भी पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Okay. So characteristics of computers is speed, and then accuracy, and then storage. Diligence means computer can work for hours without break and creating error. Versatility, we can use computer to perform completely different type of work at the same time. Power of remembering, it can remember the data for us. And no IQ, uh, computer does not work without instruction, but it is gradually changing. That's why different technologies like machine learning, data science, data mining is coming into the field. No feeling, computer does not have emotions, knowledge, experience, feeling, but it is changing with the induction of artificial intelligence. Then we comes to introduction to free and open source softwares. Just a minute. Okay. So introduction to free and open source softwares. Free and open source softwares was is a computer software that can be classified as both free software and open source softwares. That is, anyone is freely licensed to use, copy, study, and change the software in any way. And the source code is openly shared so that the people are encouraged to voluntarily improve the design of the software. This is in contrast to proprietary software where the software is under restrictive copyright and the source code is usually hidden from the user. तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है और उसके जो डिजाइन होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो कोड होता है, दैट इज फ्रीली लाइसेंस। बट एनीवन उस कोड को कॉपी कर सकता है, स्टडी कर सकता है और चेंज कर सकता है। और सोर्स कोड जो है वो ओपनली शेयर्ड होता है ताकि लोग उसको, उस सॉफ्टवेयर के अगर कुछ वल्नरेबिलिटी रहे, उसमें कुछ खामियां रहे, उसको कुछ परेशानी रहे, तो उस चीज को वो
चेंज करके आगे बढ़ सके, उसको उस चीज़ को बंद करके उस चीज़ को जो भी टेक्नोलॉजिकल जो भी फॉल्ट रहेगा उस फॉल्ट को ठीक करके उसको सोर्स कोड को इम्प्रूव कर किया जा सकता है। सो दैट इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके डिज़ाइन और जो इसके इसके जो लाइसेंस है, इसके जो कोड है वो फ्री रहता है, ताकि कोई भी उसको चेंज करके उसको इम्प्रूव कर पाए। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके कोड हम नॉर्मल जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं रहता है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खरीदता है वही यूज कर सकता है उसको, और उसको कुछ चेंज नहीं करना, चेंज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी इलीगली विदाउट द ऑथराइजेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये फ्री, ये इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे जो कि फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। Benefits of our proprietary softwares is privacy, security, personal control and customizability, and freedom. No cost, quality, collaboration and efficiency. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स क्या है? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है उसका। उसका ऑब्वियसली अगर कोई उसको कोड नहीं चेंज करवाए तो उसके कोड में ऐसा कुछ नहीं डाल पाएगा जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सके, तो उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन होता है। पर्सनल कंट्रोल, कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम। पर्सनल कंट्रोल जो है आप कर पाओगे क्योंकि उस कोड को किसी ने चेंज नहीं किया है। कस्टमाइजेबिलिटी एक एक लिमिट तक आप कर पाओगे जितना डेवलपर आपको प्रोवाइड करता है। नो कॉस्ट, अगर फ्री है और अगर फ्री सॉफ्टवेयर है, हाँ, तो अगर बेनिफिट्स ओवर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मतलब आप अपने हिसाब से आप चेंज करके आपको रख सकते हो। तो वो जैसे मतलब आपने कहीं से खरीदा है तो वो उसको आपने अपने हिसाब से चेंज किया तो ऑब्वियसली वो आपके सिस्टम में यूज हो रहा है, वो कहीं पे और यूज नहीं हो रहा है। तो वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। पर्सनल कंट्रोल आप कर रहे हो, और ऑब्वियसली ये फ्रीली अवेलेबल है तो उसको खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। क्वालिटी, कोलैबोरेशन एंड एफिशिएंसी, तो जैसे जैसे अलग अलग लोग उसको चेंज करते जाते हैं तो उसको बढ़ता जाता है, मतलब उसका क्वालिटी बढ़ता जाता है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं तो उसका क्वालिटी भी बढ़ता जाता है। ड्रॉबैक्स टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक्स क्या है? सिक्योरिटी एंड यूजर सपोर्ट, उसके यूजर सपोर्ट और सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है। हार्ड एंड सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी। तो जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर है उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करना पड़ता है कि आप जिस मशीन में उसको रन कर रहे हो वो रन होगा कि नहीं। बग्स एंड मिसिंग फीचर, अगर कुछ फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में है नहीं तो उस फीचर्स को आप खुद तो चेंज नहीं कर सकते, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है डेवलपर को, और वो आपको चेंज करेगा। लेस गारंटीज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का लेस गारंटी नहीं रहेगा अभी, मतलब डेवलपमेंट का जो गारंटी है वो नहीं रहेगा। और मिसिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एप्ली एक मिनट, क्लास में मिसिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन अगर कुछ उसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो उसको कोई आप बदल नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। टेक्निकल स्किल एंड यूजर फ्रेंडली, तो उसके लिए टेक्निकल स्किल होना जरूरी है अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करना है, और उसके यूजर फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए, मतलब आपको अगर पता है वो कैसे यूज करते हैं तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? तो ये बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को पता है। और एक जस्ट अ मिनट।
ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So this is how brief idea about computers जो हमने देखा है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, उसका यूज क्या है, कंप्यूटर का फीचर्स क्या है, और उसके प्राइवेसी क्या है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर वायरस इज ए malware that when executed replicates by reproducing itself or infecting other programs by modifying them। तो ये जो कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत सारे तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है, या फिर दूसरे जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उनको हार्म कर सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर उनको खराब कर सकता है ताकि वो चले नहीं। इन्फेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम कैन इंक्लूड एज वेल डेटा, फाइल्स, बूट सेक्टर, हार्ड ड्राइव। तो जो प्रोग्राम को वो खराब कर सकता है वो डेटा भी हो सकता है, डेटा फाइल भी हो सकता है, या फिर आपके जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है, जहाँ पे बूट सेक्टर है, जहाँ पे आपके डेटा लिखा जाता है, जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्क है, उसको भी खराब कर सकता है। सो दैट इज ए बेसिकली ए प्रोग्राम which can works by reproducing itself or infect other programs by modifying them। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक है, क्योंकि वायरस का डेफिनेशन एंड वायरस के टाइप्स एंड वायरस का नेम्स इट चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे। हर एक दिन नया नया वायरस या फिर उनके काम करने के तरीके बदल जा रहे हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसके भी आगे बहुत सारी चीजें वो आप लोग मतलब ब्राउजिंग करके भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जो चीज है दैट इज बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कंप्यूटर वायरस क्या है। So boot sector virus, from user perspective, a boot sector virus are some of the most dangerous because they infect the master boot record। boot record मतलब आपके जो कंप्यूटर में जहां से प्रोग्राम चालू होता है, जब भी विंडोज या फिर कहीं पे कोई भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करते हैं, तो आपका कंप्यूटर रीड करता है आपके प्रोग्राम का डेटा, और वो रीड करके उसको चालू करता है। तो ये जो चीजें जहाँ पे लिखा रहता है वो बूट सेक्टर बोलते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस जो है उस सेक्टर को खराब कर देता है जहां से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करने के लिए चालू होता है। दे आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू रिमूव, ऑफन रिक्वायरिंग ए फुल सिस्टम फॉर्मेट। तो वो लोग बूट सेक्टर को खराब कर देते हैं और कभी कभी उसको रिमूव करने के लिए पूरा सिस्टम फॉर्मेट करने का जरूरत पड़ता है। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ द वायरस इज एनक्रिप्टेड बूट सेक्टर और एक्सेसिवली डैमेज द कोड। दिस टिपिकली स्प्रेड बाय इमूवेबल मीडिया। तो जो भी यूएसबी है, पेन ड्राइव है, ये सब के जरिए वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रिप्लिकेट करता है या फिर ट्रांसफर होता है, और वो एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये टाइप का प्रोग्राम है। वो अपना सिग्नेचर या फिर अपना स्ट्रक्चर बदलता जाता है, और वो जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, वो कहीं पे आपके हार्ड डिस्क में लिखा रहता है, उस चीज को वो खराब कर देता है। That is boot sector virus. Direct action virus. Direct action virus is one of the two main types of file infector virus, the other being resident virus। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है, जो फाइल इन्फेक्टर वायरस का दो टाइप्स होते हैं, एक रेसिडेंट वायरस और दूसरा है डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो उसमें से एक है डायरेक्ट एक्शन वायरस, अभी हम देख रहे हैं। द वायरस इज कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट। तो मतलब जो फाइल इन्फेक्ट करने वाले वायरस है, जो भी वायरस जो फाइल, कोई भी डेटा फाइल आपके कंप्यूटर में इन्फेक्ट कर देता है, उसके दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है रेसिडेंट वायरस और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट वायरस। तो नॉन रेसिडेंट वायरस को भी डायरेक्ट एक्शन वायरस बोला जाता है। इट डज नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ और रिमेन हिडन इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी। इट वर्क्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल, typically exe or .com files। When someone executes the file, it springs into life, looking for other similar files in the directory for it to spread to। तो ये नॉर्मली .exe फाइल या .com फाइल के साथ अटैचिंग रहता है, ये नॉर्मली हिडन रहता है। एंड देन जब भी कोई ये .exe फाइल या .com फाइल को एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको डबल क्लिक करता है या रन करने का किसी भी तरह से उसको रन करने की कोशिश करता है, देन वायरस कम्स इनटू लाइफ, और वो दूसरे जो ऐसे फाइल्स है वो ढूंढता है, और कहाँ ये वैसे करके ये पूरे कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स है इसको इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड हो जाता है। दैट इज नोन एज non-resident virus or direct action viruses। Resident virus are the primary types of file infectors। Unlike direct action virus, they install themselves on computer। It allows them to work even when the original source of infection has been eradicated।
तो ये क्या करता है, ये रेसिडेंट वायरस जो वो खुद को, नॉन रेसिडेंट वायरस जो है वो खुद से इंस्टॉल नहीं होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर यूजर क्लिक करता है कोई एक्सी फाइल में तब वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन रेसिडेंट वायरस खुद ही एग्जीक्यूट होता है। और जब भी रेसिडेंट वायरस अगर कोई फाइल को इन्फेक्ट कर लिया है, फिर कोई फाइल के साथ अटैच है, वो अगर आप तुमने हटा भी दिया तो भी ये रेसिडेंट वायरस ऑलरेडी दूसरे फाइल में अटैच हो चुका है, तो वो सोर्स को रिमूव करने से या फिर वो फाइल जिस फाइल में वो अटैच था उस फाइल को डिलीट करने से भी रेसिडेंट वायरस डिलीट नहीं होता है। As such, expert consider them to be more dangerous than the direct action cousin। तो ये जो नॉन रेसिडेंट वायरस है इससे ज्यादा ये रेसिडेंट है, क्योंकि इसको सोर्स को डिलीट करने से रेसिडेंट वायरस भी डिलीट नहीं होता है, ऑलरेडी दूसरे जगह चला जाता है। You can split resident virus into two areas: fast infectors and slow infectors। So fast infectors cause as much as damage as quickly as possible and are thus easier to spot। तो फास्ट इन्फेक्टर जो है बहुत जल्दी फाइल्स को डैमेज करता है, इसीलिए आप लोग देख के कंप्यूटर में उसके फाइल सिस्टम्स को देख के आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक उसका डैमेज हुआ है, कहाँ कहाँ पे उसका कौन कौन से फाइल्स को उसने इन्फेक्ट किया है। और स्लो इन्फेक्टर्स आर हार्ड टू रिकॉग्नाइज, व्हाई? बिकॉज देयर सिम्टम्स डेवलप स्लोली। तो स्लो इन्फेक्टर जो है उनको इजीली आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स है वो फाइल को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं वो स्लोली एक फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं, करप्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे फाइल में जाते हैं, दूसरे फाइल को करप्ट करते हैं। तो इसको बहुत डिफिकल्ट होता है रिकॉग्नाइज करने में। ओके तो वर्स्ट केस सिनेरियो, worst case scenario, they can even attach themselves to your antivirus software, infecting every files the software cans। The worst case scenario, they can even attach themselves to your antivirus software, infecting every file in the software। तो जो भी हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहता है जो सारे फाइल्स को स्कैन करता है, कहाँ पे वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब अटैच करता है। वो मतलब सॉफ्टवेयर स्कैन, जब भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मतलब सारे फाइल्स को स्कैन करता है कि कहाँ पे कौन सा फाइल इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें, तो वो जो रेसिडेंट वायरस है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ ही अटैच हो जाता है। तो जब भी कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई भी फाइल को स्कैन करता है तो वो रेसिडेंट वायरस भी उस फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। सो ऑफन नीड ए यूनिक टूल सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम पैच फॉर देयर टोटल रिमूवल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट अगर करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपडेशन नहीं आता है, वो अगर इंस्टॉल करते हो तभी जाके रेसिडेंट वायरस रिमूव हो सकता है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट है मल्टीपार्टेड वायरस। मल्टीपार्टेड वायरस क्या है? दे कैन साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट बोथ द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो ये बूट सेक्टर और फाइल्स, पहले हमने देखा था कुछ वायरस था जो किसी बूट सेक्टर को करते थे और कुछ वायरस देखे थे जो सिर्फ फाइल्स को इन्फेक्ट करते थे। तो मल्टीपैटेड वायरस जो है वो दोनों ही करता है, मतलब बूट सेक्टर जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिखा रहता है उस बूट सेक्टर को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो भी आपके हार्ड ड्राइव में फाइल रखा हुआ है उसको भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, अलाउइंग देम टू एक्ट क्विकली एंड स्प्रेड रिपीटली। तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और इन्फेक्ट बहुत जल्दी करता है। द टू प्रोन्ज अटैक मेक्स देम टफ टू रिमूव। तो ये दो तरीके से दो जगह अटैक करता है, इसलिए उनको हटाना डिफिकल्ट है। Even if you clean a machine's program files, if the virus remains in the boot sector, it will immediately reproduce once you turn on the computer again। तो अगर आपके कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम जिसके लिए आपको प्रोग्राम इन्फेक्ट हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट हो गया आपके ये मल्टीपैटेड वायरस से, अगर वो सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल भी कर दिया या फिर मान लो आपने विंडोज भी अनइंस्टॉल कर दिया सी ड्राइव से, तो भी अगर वो सॉफ्टवेयर अगर डी ड्राइव में रहा तो फिर से वो, जब आप फिर से रीइंस्टॉल करेंगे तो वो डी ड्राइव से फिर से सी ड्राइव में जा सकता है और वहाँ के जो सॉफ्टवेयर है उनको भी फिर से वो करप्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। दैट इज नोन एज मल्टीपाइटेड वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस मतलब नाम क्या है, नाम से पता चलता है कि ये अपना जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मली वायरस जो होते हैं ना उनको हम लोग नॉर्मली कैसे पकड़ते हैं कि उनके सिग्नेचर देखे, मतलब जैसे कुछ वायरस जैसा रहता है बूट सेक्टर, तो अगर हम देख रहे हैं कि बूट सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर फाइल्स जो है वो जो बिहेव कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल जैसे बिहेव करते हैं वैसा नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं
कि ये टाइप के वायरस के काम है। लेकिन पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है वो क्या है, अपना जो सिग्नेचर है वो बदलता जाता है, मतलब जिस तरीके से वो रिप्लिकेट करता है या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है वो बदल जाता है। कभी कभी हो सके कि वो .exe फाइल को .txt फाइल बना दे, या फिर मान लो कभी कोई भी फाइल्स को वो डुप्लीकेट बना दे, या फिर कभी उस फाइल को वो हिडन फाइल बना दे। ऐसा करके पॉलीमॉर्फिक वायरस अलग अलग टाइम पे अपना अपना अटैक करने का तरीका बदल देता है। So that is known as polymorphic virus. To an antivirus program, it looks like an entirely different piece of software and can therefore elude the blacklist. तो कोई एंटीवायरस प्रोग्राम क्या रहता है, एंटीवायरस प्रोग्राम में जैसे अवस्थी हो गया, इसमें क्या रहता है, उनका एक लिस्ट बना रहता है कि ये टाइप के वायरस हैं और ये ऐसे काम करते हैं। तो वो जब भी स्कैन करते हैं वो देखते हैं आपके कंप्यूटर में कि ये टाइप का प्रॉब्लम आप ये सिस्टम में है क्या। अगर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वैसा प्रॉब्लम ढूंढता है और वैसे फाइल को रिमूव करता है। लेकिन पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है, उसका कोई पैच मतलब नॉन बाइनरी पैटर्न नहीं है। उसका क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलते जाता है। इसलिए कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 100% श्योर नहीं बोल सकता है कि ये टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक वायरस का इन्फेक्ट करने का तरीका या फिर आफ्टर इफेक्ट जो है वो बदलता जाता है। इसीलिए वो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के जो लिस्ट है वहां पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो नोट डाउन या फिर लिख नहीं सकता कि ये टाइप का प्रॉब्लम होगा तो ये टाइप का वायरस है ये। तो इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कभी कभी उसको रिमूव नहीं कर पाता है। ये है पॉलीमॉर्फिक वायरस। दूसरा ये नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस। तो ओवरराइट क्या है कि डिलीट द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल व्हिच इट इन्फेक्ट्स। तो जो भी फाइल रहता है उसको वो डिलीट कर देता है। इट कैन इन्फेक्ट बोथ स्टैंडअलोन फाइल्स एंड एंटायर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है वो एक कोई भी एक डॉट फाइल, डॉट bmg फाइल, डॉट jpg फाइल या कुछ भी फाइल हो उसको डिलीट करे, या फिर पूरा सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर देता है। तो ओवरराइट वायरस है ये। ओवरराइट वायरस typically have low visibility and are spread via email, making them hard to identify for an average PC user. तो नॉर्मल ओवरराइट वायरस जो है वो ईमेल में जो अटैचमेंट है, इसको जब अभी हम लोग कोई डाउनलोड करते हैं या फिर कोई एक्सी फाइल उसको जब हम लोग क्लिक करते हैं, इसके जरिए वो आपके सिस्टम में आ सकता है। इसीलिए जो नॉर्मल इजी पीसी यूजर है जिसको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ये सॉफ्टवेयर आया कहाँ से और कहाँ पे वो स्प्रेड हुआ है। Space filler virus. Space filler try to get into the empty space which can sometimes be found within the file itself. तो जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी एम्प्टी स्पेस रहता है वहाँ पे या फिर एम्प्टी स्पेस जो रहता है वहाँ पे स्पेस फिलर वायरस आ जाता है। दिस मेथड allows it to infect a program without damaging the code or increasing size. तो ये जो है ये वायरस जो है वो एक प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन उसके कोड को डैमेज नहीं करता। वो ऐसे तरह चेंज करता है कि वो प्रोग्राम काम नहीं कर पाता है अपना जो, और वो सॉफ्टवेयर का साइज भी नहीं बढ़ता है। thus enabling to bypass the need for still the anti detection technique other viruses rely on. तो दूसरे एंटीवायरस जो टेक्निक होता है वो चेक करते हैं वो सॉफ्टवेयर का कोड चेंज हुआ है क्या, या फिर वो सॉफ्टवेयर जैसा काम कर रहा है वैसा अभी भी काम कर रहा है क्या। अगर कुछ इसमें से चेंज हुआ तो फिर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर समझ लेता है कि ये सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट हुआ है तो इसको रिमूव कर दो। लेकिन स्पेस फिलर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के कोड भी नहीं चेंज करता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका इन बदल देता है। तो फिर हो सकता है वो ढंग से काम ना करे। तो कोड नहीं चेंज कर रहा है और सॉफ्टवेयर का साइज भी नहीं बढ़ा है तो फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। दैट इज नोन एज स्पेस फिलर वायरस। ये समझ में आया क्या अभी तक जो पढ़ाया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। तो यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग यूज करते हैं वो अपने जैसे मैंने बोला कि वो चेक करता है कोई भी सॉफ्टवेयर में उसका ऑपरेशन का काम करने का तरीका बदला है क्या, या फिर उस सॉफ्टवेयर जो जितना उसका साइज बढ़ गया क्या, या फिर उस सॉफ्टवेयर जितने तरीके से ऑपरेशन करता है वो ऑपरेशन में कुछ चेंज हुआ है क्या। तो ये सब चीजें एंटीवायरस चेक करता है अपने आपके कंप्यूटर में कि जो भी सॉफ्टवेयर से जो भी फाइल से उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आया क्या। अगर ऐसा आया तो वो समझ जाता है कि वो इन्फेक्ट हुआ है तो उसको डिलीट कर देता है। तो अगर ऐसा करके उस सॉफ्टवेयर उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में भी एक बैकग्राउंड में एक लिस्ट रहता है। उस लिस्ट में क्या रहता है, उस लिस्ट में जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सॉफ्टवेयर उस लिस्ट में जितने भी वायरस रहते हैं सारे वायरस पास्ट उसने जितने भी वायरस को एनकाउंटर किया था सारे वायरस के डिटेल्स रहता है और उसके काम करने के तरीके उसके पास रहते हैं। तो वो देखता है कि अभी जो मैं वायरस को अभी जो कंप्यूटर में मैं स्कैन कर रहा हूँ तो वो उस स्कैन में ये नोन वाला
पहचान वाले पुराने कोई सिम्टम्स है क्या, तो वैसा हो अगर हो मिलता है पहचान पुराने सिम्टम्स, तो वो समझ जाता है कि वो इन्फेक्ट हुआ है, तो उसको वो रिमूव कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ऑल्सो रिमूव और प्रिवेंट स्पाईवेयर और एडवेयर। एडवेयर मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके सिस्टम में आ जाता है। स्पाईवेयर मतलब आपके कंप्यूटर के सेंसिटिव डिटेल्स वो ले लेता है, along with other forms of malicious programs। आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या रहता है, सैंडबॉक्स डिटेक्शन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे या फिर वायरस इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। सैंडबॉक्स डिटेक्शन is particular behavioral based detection technique that is instead of detecting the behavior fingerprint at runtime, it executes the programs in a virtual environment, logging what action and the program performs. Depending on the action log, the antivirus engine can determine if the program is malicious or not. If not, then the program is executed in the real environment. Albeit this technique has shown it's quite effective given its heaviness, so it is really coded in end users antivirus solution। तो ये क्या करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो सैंडबॉक्स डिटेक्शन टेक्निक है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है जो कि आपके ओरिजिनल मशीन से अलग एक वर्चुअल अलग से अपना स्पेस बना लेता है। एंटीवायरस टेक्निक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग से स्पेस बनाता है। वहां पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोग्राम्स है, वहां पे जो जो उसको लग रहा है, एंटीवायरस को लग रहा है कि हो सकता है ये इन्फेक्ट हुआ है, उसको वहां पे उस वर्चुअल स्पेस में लेके जाता है और उसको एग्जीक्यूट करके देखता है कि उसमें बहुत सारे टाइप के टेस्ट करके देखता है कि उसमें कोई इशू आया कि नहीं आया। अगर वो इशू नहीं आता है तो वो समझ जाता है कि इट इज फ्री, और अगर इशू आया तो उसको डिलीट कर देता है। लेकिन ये जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, अलग वर्चुअल स्पेस बनाओ, उसमें सारे सॉफ्टवेयर को लेके आओ, उसको करो, तो इससे एक हेवीनेस आ जाता है, मतलब आपका सिस्टम काफी स्लो हो जाता है। तो ये बहुत रियरली एंटीवायरस मतलब कंप्यूटर में यूज होता है। बहुत हाई एंड मशीन जो है, जहाँ पे सम 250 128 GB रैम ऐसा कुछ मशीन रहते हैं, जहाँ पे हाई एंड जो है बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, वहां पे हो सकता है ये डिटेक्शन टेक्निक यूज करें। दूसरा है डेटा माइनिंग टेक्निक, are one of the latest approach applied in malware detection. Data mining and machine learning algorithms are used to try classify the behavior of a file as a given a series of file features that are extracted from the file itself। तो ये जो टेक्निक है डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग टेक्निक, ये क्या करता है, पहले जितने भी फाइल उसने इन्फेक्टेड फाइल उसने एनकाउंटर किया था एंटीवायरस ने, तो सारे फाइल का वो एक फीचर्स लगता है कि ये फाइल इतना साइज का है, ये फाइल में ये कंटेंट्स हैं, ये फाइल इतनी बार यहाँ से यहाँ रिप्लेस हुआ है। तो ये सारा जो मतलब एट्रीब्यूट्स है वो एक जगह सेव करके रखता है ये जो एंटीवायरस है। बाद में जब भी वो फाइल को स्कैन करता है, तो वो जो उसने पहले जो स्टोर करके रखा था हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, उसको यूज करके वो चेक करता है कि अभी जो मैं करंट फाइल को मैं स्कैन कर रहा हूँ, वो मेरा और जो मैंने हिस्टोरिकल जो इन्फेक्टेड फाइल्स थे उनके फीचर के साथ मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है, मतलब ये करंट फाइल को भी इन्फेक्टेड होने का चांसेस है। मतलब पहले जो इन्फेक्टेड फाइल को मैंने चेक किया था, उनका फीचर्स मेरे पास है, जो अभी करंट जो मैं स्कैन कर रहा हूँ जो फाइल को, उसके साथ वो मैच हो रहा है। मतलब पहले का डेटा के साथ, पहले इन्फेक्टेड फाइल के फीचर के साथ करंट फाइल के फीचर्स मैच हो रहे हैं, इसका मतलब करंट फाइल भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वो यूज करके वो डिटरमाइन करता है कि ये फाइल इन्फेक्टेड है कि नहीं, उसको रिमूव किया जाए कि नहीं। ये समझ में आया कि दो तरीके आइडेंटिफिकेशन के मेथड। हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो कंप्यूटर के बहुत सारे यूज होते हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इन्वेंट्री, मेडिसिन, सर्जरी, डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, बहुत सारे जगह कंप्यूटर का यूज होता है। एजुकेशन में यूज हो रहा है, सेल्फ लर्निंग, आप लोग जो अभी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन, दिस आर इन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, वेरियस काइंड ऑफ डिजाइंस, मैप्स, वीएलएसआई चिप, इस तरीके से यूज होता है। और एंटरटेनमेंट में चैटिंग, ब्राउजिंग, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, ये सब में यूज होता है। सो दिस इज फॉर अस। मैं जो आप लोगों को फॉर्म का लिंक भेजा था, वो आप लोग ये कर लेना, एंड होपफुली वहाँ से मैं अटेंडेंस उठा लूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? सर आप ये नोट आप- शेयर कर दोगे? ये नोट्स में एक बुक से लिया हूँ, ये मैंने एक जगह से मैंने लिया है, तो वो शेयर करना अनऑथोराइज्ड होगा। आपके पास जो बुक्स है वो बुक्स आप पढ़ो, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बुक्स ये किसी ऑथर का लिखा हुआ है, वहां से मैंने उठाया, तो उसको बिना परमिशन का मैं शेयर नहीं कर सकता, इट्स इलीगल। तो मैं देखूंगा, अगर दूसरा कुछ नोट्स मिलता है तो आपको शेयर करूंगा। मैंने आपको बुक्स भी बताया है, तो वो बुक्स आप खरीद लो, या फिर कहीं से मिलता है तो वहाँ पे आप सेकेंड हैंड उठा लो और उसको पढ़ो। बुक्स पढ़ने का आदत होना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें आप समझ में भी आता है। नोट्स पढ़ोगे तो दैट इज ए शॉर्टकट थिंग।
ठीक है। यस सर। सर आप ऑथर का नाम बता दीजिए। मैंने बहुत बार बताया था। क्या यहाँ पे प्राति है? प्राति क्लास में है? क्षितिका बंसल प्राति। हेलो। यस सर। ओके, तो आप अभी फिर से क्लास में बता देंगे या फिर स्टूडेंट्स को बता देंगे? सर मैं स्टूडेंट्स को भेज दूंगी। यस। तो आप जो भी है, मैंने पहले भी सीआर को या फिर क्लास में बहुत बार बताया है। आप पहले अपने क्लास में डिस्कस कर लो। मैंने सारी चीज़ बता दिया है कि कौन सा नोट्स रहता है, कौन सा टेक्स्ट बुक रहता है, वो आप पहले डिस्कस कर लो, है ना। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ बता दिया कि कौन सा बुक से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वो चीज़ें आप डिस्कस कर लो ना, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर मेरी अटेंडेंस sir. में वो गेट बैक इनटू योर अकाउंट बता रहा है, वो लग ही नहीं रहा।